सभी छात्रों को नमस्कार। आज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर की तरफ से असाइनमेंट नंबर 6 जो कि जनवरी माह का कक्षा 12वीं के लिए और हिंदी का असाइनमेंट आ चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम असाइनमेंट नंबर 6 करने वाले हैं। तो वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास हो। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, जनवरी माह असाइनमेंट नंबर 6 कक्षा 12वीं और 20 से हमारा हिंदी 5 क्वेश्चन है इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, रस का अक्षय पात्र से कवि ने रचना क्रम की किन विशेषताओं की ओर इंगित किया है? छोटा मेरा खेत कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। और अंक रहने वाले हैं 4 और शब्द सीमा रहने वाली है आपकी 75 से 100 वर्ड। तो उत्तर नंबर फर्स्ट है हमारा, रक्ष को अक्षपात्र से कवि ने रचना क्रम की किन विशेषताओं की ओर इंगित किया है? कवि कहता है कि बीज रोपण में बहुत कम समय लगता है, लेकिन बीज रोपने और कविता लिखने में बहुत फर्क होता है। खेत में बोया गया बीज कुछ समय बाद खत्म हो जाता है, लेकिन कविता रूपी फसल की कटाई चिरकाल तक चलती रहती है, वह बढ़ते हुए खत्म नहीं होती। प्रश्न नंबर 2 है, सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी, पर इसमें उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, कैसे? समझाकर लिखिए। अंक रहने वाले हैं 4 और शब्द सीमा 75 से 100 वर्ड। उत्तर नंबर 2 है, इस लेख के आधार पर हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी, पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था। इस बात के पीछे ठोस कारण है कि मोहनजोदड़ो शहर का व्यवस्थित ढांचा और मकानों की बनावट आदि से पहली नज़र में यह बात सामने आती है कि वहाँ की सड़कों की बनावट सीधी सादी थी। सड़कें उचित रूप से चौड़ी और साफ थी। मकान की बनावट बहुत भव्य नहीं थी। अधिकांश मकानों पर सामूहिक अधिकार था। स्नानघर, पूजा स्थल, सामुदायिक भवनों आदि के आधार पर यह बात प्रमाणित होती है कि तांबे का उपयोग, कपास का उपयोग, खेती करने का प्रमाण, दूसरे देशों से व्यापार आदि के माध्यम से हमें पता चलता है कि यह सभ्यता हर तरह से साधन संपन्न थी। हड़प्पा संस्कृति में भव्य राज प्रसाद या मंदिर जैसी चीज़ें नहीं मिलती थी। इसी शहर के साथ वहाँ न तो राजाओं से जुड़े कोई भव्य चिन्ह मिलते हैं और न ही संत महात्माओं की समाधियाँ। वहाँ मकान हैं और उचित रूप से अगर मूर्तियाँ शिल्प है तो छोटे छोटे इस प्रकार औजार भी होते हैं। लेखक इन्हीं बातों के आधार पर कहता है कि मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर नहीं था, बल्कि उसे साधनों और व्यवस्थाओं को देखते हुए सबसे समृद्ध भी माना गया। फिर भी उसकी संपत्ति की बात कम हुई, शायद इसलिए इसे भव्यता का आडंबर नहीं है। प्रश्न नंबर 3 है, बगुलों के पंख कविता के सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। अंक रहने वाले हैं 3, शब्द सीमा 50 से 75। उत्तर नंबर 3 है हमारा, बगुलों के पंख कविता एक सुंदर दृश्य कविता है। इसमें कवि आकाश में उड़ते बगुलों की पंक्ति को देखकर तरह तरह की कल्पनाएं करता है। ये बुगले कलजारे बादलों के ऊपर तैरती सांझ की सफेद काया के समान लगते हैं। यह दृश्य अत्यंत नैनाभिराम प्रतीत होता है। कवि को यह दृश्य इतना भाता है कि वह सब कुछ भूलकर इसी के सौंदर्य में अटक रहा जाता है। वैसे वह इसी की माया से बचाने की गुहार को लगाता है, पर वह इस सौंदर्य से बंध कर रहना चाहता है। वास्तुगत और आत्मगत के संयोग की युक्ति पाठक को मूल सौंदर्य की काफ़ी निकट ले जाती है। प्रश्न नंबर 4 रहने वाला है हमारा, नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखिए। आपके क्षेत्र पर सड़कों पर बहुत सा पानी जमा है जिससे डेंगू फैलने का भय है। अंक रहने वाले हैं 5 और शब्द सीमा 100 से लेकर 150। उत्तर नंबर 4 है हमारा, नगर निगम अधिकारी को पत्र। सबसे पहले आपको लिखना है सेवा में, उसके नीचे लगाना है नगर निगम अधिकारी और आपका जो भी मोहल्ले गली का नाम है क ख नगर। विषय रहने वाला है क ख नगर की बुरी अवस्था सुधारने से अनुरोध। महोदय, सविनय निवेदन सहित मैं श्रीमान का नगर की बुरी अवस्था की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। हाल ही में बाढ़ का पानी उतरने के बाद नगर में हर जगह गलियों में गंदगी फैल गई है। जगह जगह सड़कों पर पानी फैला हुआ है जिससे दुर्गंध और डेंगू जैसी बीमारियां फैल रही है। सड़कों पर यातायात भी अस्त व्यस्त है। आपसे प्रार्थना है कि नगर की इस दुरावस्था पर ध्यान देते हुए उसे यथाशीघ्र सुधारने का प्रयत्न आरंभ किया जाए, जिससे समस्याओं को और अधिक बढ़ने से रोका जा सके। भय दीपिए और उसके नीचे आपको अपना नाम लिखना है।
प्रश्न नंबर 5 है, सिंधु सभ्यता का सौंदर्य बौद्ध समाज पोषित था। अतीत में दबे पांव के आधार पर समझाइए और लिखिए। यहाँ पर अंक रहने वाले हैं 4, शब्द सीमा 75 से 100 वर्ड। उत्तर नंबर 5 है, सिंधु घाटी के लोग में कला और सुरुचि का महत्व ज़्यादा था। वास्तुकला नगर नियोजन ही नहीं अपितु धातु और पत्थर की मूर्तियाँ, मर्द भांडे, उन पर चित्रित मनुष्य, वनस्पति और पशु पक्षियों की छवियाँ, सुनिर्मित सुनहरे, उन पर बारीकी से उत्कीर्ण आकृतियाँ, खिलौने, केश विन्यास, आभूषण और सबसे ऊपर सुगढ़ अक्षरों का लिपि रूप सिंधु सभ्यता को तकनीक सिद्ध से ज़्यादा कला सिद्ध जाहिर करता है। खुदाई के दौरान जो भी वस्तु मिली या फिर निर्माण शैली के तहत मिले, उन सभी को यह बात निकल कर आती है कि सिंधु सभ्यता समाज प्रधान थी। यह व्यक्तिगत न होकर सामूहिक थी। इससे न तो किसी राजा का प्रभाव था और न ही किसी धर्म विशेष का। इतना अवश्य है कि कोई न कोई राजा होता होगा, लेकिन राजा पर आश्रित यह सभ्यता नहीं थी। इन सभी बातों के आधार पर यह बात कही जा सकती है कि सिंधु सभ्यता का सौंदर्य समाज पोषित था। तो स्टूडेंट्स, यह थी हमारी कक्षा 12 के लिए विषय हिंदी का असाइनमेंट नंबर 6 और जनवरी माह का। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।